मिरर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो अवतल दर्पण हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। अरे अभी हम लोग साइन चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं। चिन्ह परिपाटी टॉपिक लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी। अब देखो आपको कल बताया था कि हम लोग यहां से जो इधर वाली चीजें लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव और नीचे वाली चीजें नेगेटिव लेते हैं। तो कॉन्केव मिरर के केस में याद रखिएगा, जो इसका वस्तु का दूरी किसी भी केस में होगा, वस्तु का दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी केस में आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, चाहे मिरर कोई भी हो। क्या कि हमेशा चाहे प्लेन मिरर है, चाहे उत्तल दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण है, हमेशा आप वस्तु को कहां रखते हैं, जैसे प्लेन मिरर है दर्पण के सामने, चाहे आपका अवतल दर्पण है। अच्छा आवाज ठीक नहीं आ रहा है जी, अभी ठीक है। चलो तो ये देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, दर्पण के सामने। इसमें भी ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, दर्पण के सामने, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं। तो चाहे मिरर कोई भी हो, वस्तु का दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके बाद अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, बताइए आपको। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी नेगेटिव। अगर इसके वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो भी क्या, नेगेटिव ही होगा ना, ठीक है। अब सवाल उठता है सर इमेज की दूरी का क्या। देखिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, ध्यान से समझना, अगर आपका इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है तो क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। अगर रियल इमेज बन रहा है तो इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फॉर रियल इमेज, इमेज की दूरी नेगेटिव होगी। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभासी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो इसके लिए इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ही याद रखिएगा यहां पर फॉर रियल इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो होगा या इमेज की ऊंचाई, इमेज की ऊंचाई कैसी होगी बताओ, उल्टा इमेज बनेगा ना, उल्टा इमेज बनेगा तो इमेज की ऊंचाई क्या, नेगेटिव हो जाएगी इस केस में, और इस केस में इमेज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण की कहानी थी, इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप इसे समझोगे तभी आप मैग्निफिकेशन समझ पाओगे, आवर्धन समझ पाओगे, है ना। आज हम लोग लेंस वगैरह तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आपका लाइव टॉपिक ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर सैटरडे संडे में आपकी वही 3-3 घंटे की जैसे इस बार लगी थी, वैसा ही मैराथन टाइप का लगेगा, मतलब 6-6 घंटे का क्लास लगेगा। कल एक्चुअली मैं ही नहीं रहूंगा, है ना, है ना। नहीं नहीं घर ही जा रहे हैं, पहले 1.5 महीने में, हाँ ना, हाँ 1.5 महीने में, मतलब जब से यहाँ एक दिन भी घर नहीं जा पाए हैं, है ना। नहीं वो ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे आप लोगों का क्लास खत्म होगा फिर वापस नोएडा जाना होगा, तो इसलिए है ना कि अब नहीं वो तो ठीक है, तो इसीलिए और कोई कारण नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नहीं लिखा है लिख लो, ऐसे भी संडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी वन लाइनर पे बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। वन लाइनर आपको एकदम बढ़िया तगड़ा वाला देंगे। केमिस्ट्री वाला जो है फिजिक्स वाले से भी ज्यादा अच्छा रहेगा, बायो से भी बढ़िया देंगे आपको, है ना। थोड़ा आज कोशिश में लगे हुए हैं देखो कि मिल जाए, लेकिन हाँ दे देंगे आपको ना, निश्चिंत रहिए इतना। हाँ हाँ बढ़िया देंगे एकदम, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलें। अच्छा इमेज का तो एक्सप्लेन करना है, ठीक है ठीक है। देखो जब इमेज बन रहा था, ये बताओ कॉन्केव मिरर की बात कर रहे थे, तो 5 कंडीशन में रियल इमेज किधर बन रहा था, इस तरफ रियल इमेज इधर ही बन रहा था ना जी। इमेज जब इधर बनेगा तो इधर का दूरी क्या लेता है, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज किधर बन रहा था, दर्पण के पीछे, तो वर्चुअल इमेज बन रहा था तो इमेज का दूरी क्या आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो हमेशा ये चीज याद रखना, वस्तु का दूरी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण, वस्तु का दूरी नेगेटिव। अब देखिए इसमें इमेज का दूरी हमेशा कैसा रहेगा, अरे इसमें तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है ना, इमेज का दूरी पॉजिटिव रहेगा ना इसमें, और इसका फोकस दूरी भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ इसका कैसा होता है, पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या भी कैसा, पॉजिटिव। और इसमें वर्चुअली इमेज बनता है, हाइट ऑफ इमेज भी इसमें कैसा होगा, हमेशा हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि सीधा इमेज बन रहा है। प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, समतल दर्पण की बात करते हैं, तो जो इसमें इसका फोकस दूरी तो क्या होता है, इसका फोकल लेंथ इंफिनिटी, जो वक्रता त्रिज्या है वो भी क्या, अनंत। इसके बाद वस्तु का दूरी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन इमेज का दूरी क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो ये था साइन कन्वेंशन। अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन, और उसके बाद बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बायोलॉजी तुम लोगों का कब से चलेगा, है आइडिया, अच्छा इसके बाद है ना, मंडे से हो जाएगा स्टार्ट आप लोगों का, आई थिंक, है ना, ठीक है। अरे नहीं मेरा तो अब हाँ। क्या हुआ, अच्छा अच्छा चलिए खैर देखिए, सुबह जो करा है ना, सुबह आप लोग आते हैं काम हो जाएगा आपका उसमें, है ना, जो आपके एग्जाम के जितना जरूरी है उतना उससे कवर हो जाएगा। तो इसके लिए जाके सपोर्ट पे कॉल करो शिवशंकर, है ना, वो आपका हेल्प कर देंगे, चेंज कर देंगे उसको, है ना। सपोर्ट पे कॉल कर लो। किसमें सारा पढ़ा हुआ ही था, फिजिक्स में, अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हो गया कर लिया नोट। अब देखो होता है, एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या जिसे हम कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है समझना, यह किसी
दर्पण का ऐसा गुण है जो ये बताता है कि दर्पण किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वस्तु का कितना छोटा या आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब कि देखो ये किसी मिरर का ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो ये बताता है कि ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, वस्तु का बड़ा इमेज बनाएगा या छोटा बनाएगा। बड़ा बनाएगा तो कितना बड़ा बनाएगा, छोटा बनाएगा तो कितना छोटा बनाएगा। अब देखिए इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि hi क्या है यहाँ पर, इमेज की ऊंचाई, और ho क्या है आपका, ऑफ वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। इसके साथ ही याद रखिएगा इसका जो दूसरा एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये दूसरा फॉर्मूला होता है इसका। और यहाँ पर v क्या है, तो v है याद रखिएगा इमेज की दूरी, क्या है इमेज की दूरी, और u क्या है, तो u याद रखिएगा क्या है, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी। अगर आपसे पूछे कि मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या है, आवर्धन का यूनिट क्या है बताइए। अरे ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई यूनिट है क्या। यह एक इकाईहीन एवं विमाहीन राशि है, यानी इसका ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। ठीक है, चलिए तो इसे आप लोग लिखेंगे। इसके बाद चलते हैं देखेंगे कि किस मिरर का मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है ना, किस मिरर का मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है उसे देखेंगे। एंड फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीएसआई का एग्जाम देगा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हो गया क्लियर सभी ने। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि किसका मैग्निफिकेशन कितना होता है। अब देखो जैसे हमारे पास कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या हो सकता है, उत्तल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या हो सकता है, और समतल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या हो सकता है, देखते हैं। पहले तो ये बताओ समतल दर्पण में जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है ना जी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जब निकालिएगा तो क्या होगा, हमेशा इसका मान जो है क्या आएगा, 1 के बराबर है कि जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, दोनों का रेशियो निकालिए तो हमेशा क्या आएगा, 1 के आएगा। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है हमेशा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, कम है कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, यानी यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का मान है वो हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन का मान अगर 1 है तो वो कैसा इमेज हो सकता है, याद रखिएगा एक तो समतल हो सकता है, साथ ही साथ आपका कौन सा हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अगर किसी इमेज का मैग्निफिकेशन का मान 1 से अधिक है तो वो कौन सा मिरर होगा, तो वो आपका अवतल दर्पण होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर किसी मिरर के मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम है तो आपका उत्तल या क्या हो सकता है, अवतल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसमें कंडीशन एक होता है हाइट ऑफ इमेज जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम भी होता है। इस कंडीशन में याद रखिएगा मैग्निफिकेशन का जो मान होता है ना इसको हम मोड में रखेंगे, मोड m। ये क्या होता है, ये आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर मोड का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या, उसको हटा दीजिए अभी। यहाँ पर क्या होगा इसका लेस देन 1। अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन का मान क्या हो जाएगा, 1। और अगर हाइट ऑफ इमेज जो है आपका मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन का मान जो है वो क्या हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है। यानी कि इसके लिए अवतल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम भी होगा, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। पहले कि मैग्निफिकेशन से कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, दो न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड, फिर हम लोग आएंगे मिरर फार्मूला की तरफ चलेंगे, मिरर फार्मूला की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्लियर सभी ने। ठीक है ना, अच्छा लिखो लिखो लिखो, कोई नहीं, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी दर्पण के सामने, हाँ अगर किसी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है, तो आवर्धन, तो आवर्धन क्या होगा। और आपसे पूछ रहा है कि मिरर कौन सा होगा, मिरर कौन सा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, सब बताना है आपको। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, पहले आप इसे करिए, आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगा सनोज। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका यू दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। और क्या है कि दर्पण के सामने उसका इमेज बन रहा है, यानी कि मिरर कौन सा है आपका, दर्पण के सामने इमेज बन रहा है, मिरर कौन सा है, कॉन्केव, यानी कि अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण है तो इसमें जो आपका दर्पण के सामने इमेज बन रहा है, इसका मतलब v भी क्या होगा, -45। अब आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालिएगा तो क्या होता है, इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो -v कितना है, तो -45, u कितना है, -30। ये माइनस माइनस कट गया, 15 से कितनी बार में, 3 बार में, 15 से 2 बार में, यानी -1.5। यहाँ पर ये माइनस साइन ये बता रहा है ना कि इमेज कैसा बन रहा है, रियल और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है।
कैसा बन रहा है, रियल और इनवर्टेड। आगे बात समझ में? अरे हाँ बोलो, इस तरह का सवाल पूछेगा कर दीजिएगा आप लोग, इसको इस तरह का सवाल बनेगा। और दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ से कैसे बनता है। फिर हम लोग आएंगे मिरर फॉर्मूला पे। और याद रखिएगा जैसे यहाँ पे ना, ध्यान से समझ लो एक चीज, आगे हालांकि आपको बताएंगे, अभी लिखने के लिए मैं दे रहा हूँ उसमें। जैसे यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, तो लेंस में जो होता है ना मैग्निफिकेशन जो होता है वहां पर माइनस नहीं होता, वहां पर प्लस वी अपॉन यू हो जाता है ना, लेंस के अंदर। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। आगे चलें। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन तक पूरा लेंस वगैरह पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कई बार आपसे पूछ देगा ना कि एक मिरर है उसका आवर्धन 5 है, वो कौन सा दर्पण होगा, ऐसे भी सवाल बन जाता है ना, तो कौन सा होगा, इस तरह से भी सवाल बनेगा। चला आगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक उत्तल दर्पण का आवर्धन आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन 2/3 है, यदि इमेज की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह से सवाल आपका बनेगा पेपर में। बताइए, वही मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है ना, 45 से। तो चलिए करिए आप लोग। हो गया? हाँ एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड तो परसों ना आया रात में, अच्छा कल मना, परसों रात में या कल सुबह कह लीजिए। हाँ करा तो रहे हैं भारती जी, सारा टॉपिक का न्यूमेरिकल करवा रहे हैं आपको। एम इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम कितना है, 2/3 बराबर हाइट ऑफ इमेज कितना है आपका 30, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, 45 सेंटीमीटर। सिंपल है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। दो तरीके का ऐसा ही सवाल आपसे बनेगा, एक तो ऐसा एक तो ऐसा। ठीक, और थोड़ा सा जब अभी आगे चलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कैसे बनेगा यहाँ से, उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे थोड़ा मूव करते हैं फिर। चलो अब है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है या इसे कहते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, देखिए दर्पण का जो सूत्र है ना, ये कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर u क्या है, वस्तु की दूरी, समझ, u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या है इमेज की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। एक तो देखिए ऐसे आपको लिखा रहेगा, अब देखिए इसी में कैसे कैसे चेंज करके देगा आपसे। इसी को आपका ऐसे लिख के दे सकता है कि 1 बाय, या ऐसे दे देगा कि u प्लस v बाई यूवी इज इक्वल टू 1/f, ऐसे भी दे देगा लिखा हुआ। बात क्या है ना, आपको ऐसे लिखा हुआ दे देगा f इज इक्वल टू यूवी बाई u प्लस v। बात क्या है, अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे भी दे देगा ये लिखा हुआ कि 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तो सब आपको बस ये दिमाग में एक रखना है, ये चीज इसी से आपका सारा वो आ जाएगा, है ना। ये है मिरर का फॉर्मूला, इसी से ये भी लिखा हुआ हो सकता है आपके एग्जाम में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या हुआ? हाँ बहुत अभी सिखाएंगे, साइन कन्वेंशन सारा भी ठीक हो जाएगा, है ना। अभी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, कई सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे देखो, यहां तक लिया सभी ने। अब देखिए यहाँ पर इसी चीज को ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आपको पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 बताया था ना आपको, यार इज इक्वल टू 2f। यहाँ पर आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2/r। ठीक है ना, या फिर इसी जगह पे ये भी हो सकता है u/v, uv प्लस uv बटे u प्लस v इज इक्वल टू r/2, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। ये सारा ही मिरर फॉर्मूला है आपका, सारा ही जो भी लिखा रहेगा आपका मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है एक ये दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, चौथा दे दे, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आया बात समझ में? चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन की तरफ। खतरनाक टाइप का क्वेश्चन करते हैं इससे। नहीं नहीं, पहले खतरनाक ही करेंगे तब हल्का। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखिए, आराम से करिएगा, हड़बड़ा के नहीं करना है। एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उत्तल है यानी कि कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर है, तथा इसका इसके द्वारा बनाए गए इमेज का दूरी क्या होगा। तो तथा इसके द्वारा बनाए गए इमेज का दूरी क्या होगा यदि दर्पण का आवर्धन, यदि दर्पण का आवर्धन 1/4 है। बताइए, ना वस्तु का दूरी दिया है, ना इमेज का दूरी दिया है, सिर्फ आपका दिया है क्या, मैग्निफिकेशन और फोकस दूरी। सारा फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है ना। करिए सॉल्व इसको, देखते हैं। लीजिए समय आराम से 2 मिनट 3 मिनट का समय लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए।
कितना? करो करो, सॉल्व करो, देखते हैं। अभी तो हमको भी पता नहीं है कितना है। क्या हुआ? नहीं हो रहा है? अरे बनाने तो सब, मतलब बनाइए, कोशिश करिए। अरे सिंपल है, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। दूसरा एक फॉर्मूला ये यूज करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दो फॉर्मूला यूज करना है। देख लेते हैं। ये हिंट है। आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। अब इतना पे भी नहीं कर पाए तो फिर तो समस्या है ना? 15 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। 25 आएगा, देखिए 16 आ रहा है। चलो कोई नहीं। अब देखो 1/4 इज इक्वल टू क्या, माइनस वी अपॉन यू आया ना। v इज इक्वल टू क्या, माइनस u अपॉन 4। यही आया। इस दोनों के बीच में ये रिलेशन है ना जी, v इज इक्वल टू माइनस u अपॉन 4। ठीक है। अब देखिए या फिर यहाँ पे आप ये कर लो, v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। u अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4v के बराबर या माइनस 4v। यही होगा ना, हमको v निकालना है ना। इस फॉर्मूले में पुट करिए 1/v प्लस 1/माइनस 4v इज इक्वल टू 1/f कितना है, और कौन सा मिरर है, उत्तर तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना जी। क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/4v इज इक्वल टू 1/20। यही होगा। हाँ है 4v माइनस v बटे 4v, ये होगा ना, इज इक्वल टू 1/। ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करो। इतना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग इतना टाइम लगा रहा है। क्या हो गया, कौन सा माइनस में होगा, हाँ माइनस वी अपॉन यू है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस 4v लिखा है ना। आ गया समझ में, है ना। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। कुछ था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वो सर वही तो दिमाग लग नहीं पा रहा है, ये प्रैक्टिस से लगेगा, है ना। चलो कोई, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो सवाल और करते हैं यहाँ से, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। ये मतलब इस टॉपिक से सबसे डिफिकल्ट सवाल इस तरह का बनेगा आपसे। क्या हुआ, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है इसमें आपसे। इसमें मैंने तो नहीं देखा कि दरोगा में न्यूमेरिकल पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग लाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा, है ना। हाँ, अनुप्रयोगी ज्यादातर पूछता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर एक अवतल दर्पण के सामने, अगर एक अवतल दर्पण के सामने किसी पिंड को या किसी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इमेज की दूरी क्या होगी, तो इमेज की दूरी क्या होगी यदि फोकस दूरी कितना है, यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। और साथ ही आपको मैग्निफिकेशन भी निकाल देना है, बोनस में मैग्निफिकेशन तो निकालना है आपको बाद में। करिए फटाफट। अच्छा दरोगा में दिमाग की जरूरी नहीं है, फैक्ट से जरूरी है। नहीं, बात तो आपका सही है ना। उसके बाद ना दिमाग चाहिए तुम्हारे पास, है ना। हो गया, देख लेते हैं। क्या हो गया, चलो देखते हैं, करते हैं। अच्छा देखो, u कितना है आपका, -15 सेंटीमीटर है ना। f कितना है, माइनस, क्योंकि अवतल है तो दोनों नेगेटिव है, ऐसे u तो सबके लिए नेगेटिव होता है, हमको निकालना भी है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यही होता है। 1/v माइनस 1/15 बराबर क्या लिख सकता है, -1/10 है ना। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/15 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करिएगा, 10 माइनस 15/150 कितना आ गया जी, 1/v इज इक्वल टू -5/150। यही है ना। 5 से 30 बार में कटेगा तो v इज इक्वल टू क्या, -30 सेंटीमीटर। ये -30 सेंटीमीटर मतलब ये बता रहा है ये जो इमेज है दर्पण की किधर बन रहा है, सामने बन रहा है। और आपका मैग्निफिकेशन निकालिएगा, -v अपॉन u आएगा, -30, u कितना है, -15, माइनस माइनस कट गया, ये कितना आया, -2। ये माइनस ये बता रहा है इमेज जो है रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। आगे बात समझ में, अरे आना बोलो। अब देखो आपसे यहाँ पे सवाल जो बनेगा, इस तरह से सवाल कैसे बनता है नॉर्मली, आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को। आपके पास ऑप्शंस क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दे देगा ऑप्शन। एक मिनट करना पीछे, पहले समझ लो ना पूरा कॉन्सेप्ट को यार। क्या, अरे फिर से कर दे रहे हैं एक्सप्लेन, चलो समझ लो। u कितना है, अवतल दर्पण है तो u तो हमेशा नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कितना, नेगेटिव। फॉर्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यहाँ पर u कितना है, -15 है ना, ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू फोकस कितना है, -10, तो -1/10 हो गया। यहाँ पर आप 1/v इज इक्वल टू करिएगा तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10। अब हमने इसे सॉल्व किया, ये 10 माइनस 15/150 होगा। आप अलग अलग तरीका होता है आपको सॉल्व करने का, मेरा तरीका हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आप ऐसे सॉल्व करिए, 30 कर लीजिए इसको, 30 से यहाँ पे 15 दूनी 30, ये माइनस क्या कहते हैं, 10 30, 2 माइनस 30/3/30 करिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा, घुमा फिरा के वही आएगा आपका, है ना, -30 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, हमारा ये तरीका रहता है करने का, हम ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी पता चल गया आपको। अब यहाँ पर देखो आपसे सवाल जैसे क्वेश्चन दे देगा, आपसे ऑप्शन दे देगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे देगा 25 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन दे देगा आपसे, सॉरी 25 नहीं, मान लो 20 सेंटीमीटर दे दिया। ऑप्शन दे दिया आपके पास 30 सेंटीमीटर दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया मान लो 15 सेंटीमीटर दे दिया। ये ऑप्शन दे दिया आपको। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी कितना है, मतलब दर्पण का फोकस दूरी कितना है। अब वस्तु को कहां रखा है, यानी वस्तु कहां पर है हमारा, यही है ना जी, हाँ ना बोलो। यानी इसका इमेज कहां बनेगा, सी के बाद, सी के बाद बनेगा ना। इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा,
20 सेंटीमीटर, यानी जब भी इमेज बनेगा तो 20 सेंटीमीटर के बाद बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर के बाद वाला ऑप्शन आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हाँ, तो इसको आपको इस तरह का जब सवाल बने, मतलब मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में आपके ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें कि 3 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब इस तरीके से आप बिना सॉल्व किए उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे समझ में? जैसे एक कंडीशन और एक सवाल जैसे और आपका वो कर सकते हैं हम लोग। क्या हुआ? फिर से समझा दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण के सामने मान लीजिए दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इमेज की दूरी क्या होगी? निकालो आप लोग पहले इसे, निकाल के पहले बताओ क्या होगा, तब हम इसको आपका इससे बताएंगे कैसे ऑप्शंस रहेंगे आपके। करके देखिए, सिंपल है, 1/v + 1/u = 1/r, फार्मूला ये लगेगा। करो, कितना रहा है? 20 आ रहा है। देखो अब यहां पर आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आपका इमेज का दूरी होगा, यहां पर जब भी इमेज का डिस्टेंस होगा आपका, वो क्या होगा? लेस देन 30 होगा नहीं? क्योंकि जब भी कॉन्केव मिरर में आपका, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी आपका इमेज बनता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, दो कंडीशन देखा था ना हम लोगों ने, वहां पर हम लोगों ने देखा था किसी भी कंडीशन में इमेज जो था एक बार तो फोकस पे बन रहा था और एक बार कहां बन रहा था? फोकस और किसके बीच में? पोल के बीच में। और यहां पर वस्तु जो आपका क्या पोल और अनंत के बीच में है, तो इमेज जो हमेशा क्या बनेगा? जो उसका फोकस दूरी है उससे पहले बनेगा, है कि नहीं? इसका फोकस दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब मान लो हम ऑप्शन दे दिए इसमें 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे दिया हम यहां पर 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे दिया हम यहां पर आपका 20 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन दे दिया हम 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करने के किए हुए करना है, क्योंकि आपको वहां पर पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा कंडीशन होता है, इमेज जो है फोकस और किसके बीच में बनता है? पोल के बीच में बनता है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, हाँ फिर से समझा देते हैं, अभी अगले क्वेश्चन को लेकर के समझाते हैं फिर। हाँ, नन ऑफ दीज रहेगा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन मतलब मैं ये बोल रहा हूं मैक्सिमम केसेस में जैसे 4 ऑप्शन रहेगा ना, उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बिना सॉल्व किए करना है वहां पे। हाँ, पहले मतलब ये वाला लॉजिक लगा लेना है, अगर इस लॉजिक से नहीं होता है तब आगे चलना। एक क्वेश्चन और कराते हैं इससे रिलेटेड, 3-4 जैसे कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से समझाते हैं, चलो फिर से समझा देता है सबको। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, समझिए आप। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने किसी पिंड को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। क्या है ये? देखो इसका फोकस दूरी है कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना होगा बताओ? 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक इसके बीच की दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा ना। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट हम कहां पर रख रहे हैं? 15 सेंटीमीटर, यानी इसके और इसके बीच में कहीं रखेंगे, यानी कि ये इसका F है, ये इसका C है, यानी कि इमेज जो बनेगा आपका ये कहां बनेगा? जब वस्तु C और F के बीच में रहता है, इमेज कहां बनेगा? इसके बाद बनेगा कहीं, यानी कि इमेज का दूरी जो होगा 20 से ज्यादा ही होगा ना हमेशा। आया बोलो, ठीक है। अब यहां पर हमको ये ऑप्शन देखना है, हमको ऑप्शन में ये देखना है कौन सा 20 वाले से ज्यादा वाला ऑप्शन। हाँ, 25 और 30 फिर आपको सॉल्व करना होगा, है ना। यहीं पर मान लीजिए ऑप्शन रहता 15 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन रहता 25 सेंटीमीटर, फिर आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 90% केसेस में आपका ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखो इसी तरह इस क्वेश्चन में ये और आगे समझ में सबको। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था, ठीक है, साथ ही बता रहे हैं। अरे शॉर्टकट तरीका खराब नहीं रहता है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आपका ये समय बचाता है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो दर्पण के सामने कितना है? 60 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर देखिए इसका जो फोकस दूरी दिया हुआ है कितना है? 30 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। अब आप जानते हैं कि जब भी अवतल दर्पण में वस्तु ऑब्जेक्ट और मतलब पोल और अनंत के बीच में रहता है तो उसका इमेज कहां पर बनता है? हमेशा पोल और फोकस के बीच में, यानी कि इमेज का दूरी जो होगा इसमें हमेशा लेस देन 30 सेंटीमीटर ही होगा ना, है ना। बोलो, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे दिया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर, और इस तरह से ऑप्शन है, तो आपको ये देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा 30 सेंटीमीटर से कम वाला है। आगे बात समझ में। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। रखा जाता है तो इमेज की दूरी क्या होगी? यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यहां पर देखिए जैसे ऑप्शन रहेगा आपका 40 सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिए, दूसरा ऑप्शन दे दिए 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे दिए मान लो 30 सेंटीमीटर। हमको एग्जैक्ट हम सॉल्व नहीं किए हुए हैं, हम आपको बताएंगे, आप लोग सॉल्व करिए पहले, है ना। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए हम दे देते हैं 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन जैसे करना है ना, मैं ये कह रहा हूं ये आपका 60 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी कितना है? 20, यानी आर कितना है? 40, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर? सी एंड इंफिनिटी के बीच में, है ना जी। सी एंड इंफिनिटी के बीच में, यानी इमेज कहां पर बनेगा? एफ एंड सी के बीच में, यानी कि कहीं ना कहीं 20 एंड 40 के बीच में बनेगा। तो 20 एंड 40 के बीच वाला ऑप्शन देखिए जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए क्या 30 आ रहा है? क्या इसका 30 आ रहा है? ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह का सवाल बने तो आप इस तरह के लॉजिक का पहले प्रयोग करिएगा। हाँ, किसमें यू नहीं दिया तो कैसे भी निकालिएगा? इसमें आर से निकाले तो आर मतलब इसका यू निकालने के लिए आपको चाहिए होगा ना, मतलब इमेज का दूरी निकालने के लिए आपको यू चाहिए होगा, नहीं तो कैसे निकालिएगा बताइए? आर तो फोकस से निकाले ना, इससे आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है ना फॉर्मूला, आया समझ में। तो यहाँ फोकस दूरी कितना था? 20 था, तो आर इज इक्वल टू क्या कर दिया? 20 × 20, मतलब 20 × 2 यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो वही आएगा ही, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। बाकी आपके ऊपर है, जिसमें आपको सलित मैंने मतलब मेरा काम था दोनों तरीका बता देना, आपको जो अच्छा लगेगा आप वैसे करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हल्ला मत करो। अब ये देखिए रिफ्लेक्शन से ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमेशा किसमें होता है? मिरर में, है ना। अरे वो तो ठीक है, प्रकाश का होता है, साउंड का भी होता है ना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा मिरर में होता है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका अपवर्तन जो होता है वो किसमें होता है? लेंस में होता है। किसमें? लेंस में।
यानी यहां पर हमेशा आपको क्या चाहिए होगा, मीडियम अलग अलग चाहिए होगा। अपवर्तन हमेशा सेम मीडियम में होता है, जबकि अपवर्तन आपका डिफरेंट मीडियम में होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है समझना, ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना? प्रकाश का अपवर्तन हमेशा दो या अधिक माध्यम में होता है। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा अलग अलग माध्यम में होता है, सेम मीडियम में नहीं होता। हमेशा किसमें होता है, अलग अलग माध्यम में होता है। और याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद उसके आयाम, तरंगदैर्घ्य, आयाम, तरंगदैर्घ्य तथा वेग में परिवर्तन होता है। लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी ढीठ रहता है, आवृत्ति परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, यह है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर कई सारे पॉइंट की। ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, और भी कई सारी चीजें हैं। फिर आएंगे लॉ ऑफ, अच्छा चाय भी है नहीं, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे, है ना। देखिए एक चीज आपको याद रखना, जैसा उत्तल दर्पण में इमेज बन रहा था, वैसा सेम इमेज फॉर्मेशन होता है किसमें, उत्तल लेंस में, है ना। और जैसा उल्टा हो जाता है, जैसा उत्तल दर्पण में बन रहा था वैसा उत्तल लेंस में बनता है। खैर वो बताएंगे आपको अभी। चल रहे हैं, है ना? चलो अब समझिए, अभी तो हमने सिर्फ अपवर्तन आपको समझाया होता क्या है, अभी तो इसकी पूरी स्टोरी बाकी है। अब इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्लाह मत करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, याद रखिएगा, यह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। यानी कि अपवर्तनांक बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसको बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं ना जी, माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए वी से, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। लिख लीजिएगा इट इज डिनोटेड बाय म्यू, यानी इसे म्यू से निरूपित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। और लिख लेना म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी, है ना। अब देखिए इसका जो ऐसा यूनिट होता है, कोई ऐसा यूनिट होगा क्या, याद रखिएगा नहीं, यह एक इकाई विहीन तथा विमा विहीन राशि है, यानी इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है, विमा विहीन राशि है। बाकी इसका टेबल आप लोगों को बता दी, कई बार लगा दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल लगा दिया ना जी, फिर से लगा दें क्या, कई बार लगा चुका हूं क्या, मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी वन लाइनर क्वेश्चन होता है, कोटेशन नहीं होता मिल जाएगा मिलेगा। अब ये तो पता नहीं खान सर का बंद रहेगा कि नहीं, सारा बंद है, चलो बढ़िया है, तो अच्छा है ना, थोड़ा एक दिन बढ़िया से रिवाइज कर लो। कल छुट्टी नहीं है छुट्टी है कल, मना छुट्टी है कल, होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अल्लाह मत करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला कितना बात तो लगा दिए हैं। इसमें किसका किसका याद रखना, ये भी लगा देते हैं, एयर का, आइस और वाटर दोनों का, इसके बाद ये ऑयल का, क्राउन ग्लास का, डायमंड का, इतना आप याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। बाकी जितना देखो मैक्सिमम मेमोराइज कर लो, अच्छा है। और निर्वात का कितना होता है, एक, वन होता है, वन। वैक्यूम का कितना होता है, वन। एयर का 1.0003। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, देखो
हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रकाश की चाल के किसी माध्यम में, आया ना बोलो, प्रकाश की चाल के। अब यानी मान लीजिए अगर किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा सर, इसका मतलब वहां पर प्रकाश का चाल क्या होगा, प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है यानी वहां पर प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर आपको किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, प्रकाश का चाल निकालने पूछे, निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। क्या बात कर रहा है, अच्छा क्या कर रहे हो, हैं? अरे कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है, इसको लिखो, है ना, पता चला कि चलो चलो लिखो लिखो इसको, हो गया। क्वेश्चन करिए ये वाला, क्या हो गया, हाँ ये बात है। क्या 2/3 क्या निकल गया, अरे 2/3 क्या निकला है, प्रकाश का चाल निकालना है ना जी। तो प्रकाश का चाल बराबर क्या होता है, सी बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 × 10⁻8 बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। आगे समझ में। प्रकाश की चाल को सबसे पहले कौन मेजर किया, रोमर ने, कब किया, 1676। चलो आगे चलें, लेना थोड़ा, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखिए होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ध्यान से समझना, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व, चीजों को समझिए। प्रकाशीय घनत्व का मतलब क्या होता है, यह किसी मीडियम का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप से प्रकाश को जाने से रोकता है। अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, समझना, एक कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम, या इसी को कहते हैं हम लोग हिंदी में विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या, जो कहेगा प्रकाश के धाव जाओ तो, है ना, हमको कोई मतलब नहीं, निकलो, मतलब क्या ये कहेगा, ये अपने आप को प्रकाश से क्या करेगा, ये अपने आप से प्रकाश को जाने देता है। कहते चलिए निकलिए आप, अपने आप से प्रकाश को आसानी से जाने देगा। अब देखिए जो आपका रेयर मीडियम होगा ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो यानी कि इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी इसका जो प्रकाशीय घनत्व होगा ना वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये अपने आप से प्रकाश को जाने देगा, इसलिए प्रकाश को ये रोकेगा नहीं, इसलिए इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमेशा जब हम लोग देखते हैं ना रेयर या डेंसर मीडियम जो देखते हैं, वो दो मीडियम को कंपेयर करके देखते हैं। अभी कंपेयर करके आपको बताएंगे कौन सा रेयर मीडियम होता है, ये हमेशा दो मीडियम के बीच में होता है, एक कोई रेयर होगा, एक कोई डेंसर होगा, क्योंकि अपवर्तन कोई एक मीडियम सेम मीडियम में तो हो नहीं रहा है, अपवर्तन के लिए दो मीडियम चाहिए, या तो पानी से हवा, हवा से पानी, या पानी से कांच, कांच से हीरा, है ना। तो यहाँ पर आपका हमेशा जो होगा क्या होगा, एक रेयर होगा, एक डेंसर होगा। जो रेयर मीडियम होगा उसका हमेशा याद रखिएगा अपवर्तनांक क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इसका क्या कम क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बताओ, स्पीड ऑफ लाइट आपका ज्यादा होगा, यानी प्रकाश की चाल जो है ये क्या हो जाएगी, इसमें ज्यादा हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं डेंसर मीडियम की, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम की, फिर हम लोग आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, फिर आएंगे इसके यूजेस पर। प्रकाश की घनत्व घटेगा तो बिल्कुल प्रकाश की चाल बढ़ेगा, ये प्रकाश को रोकने नहीं कर रहा है ना, ये करके चलो निकलो यहाँ से जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है ना, तभी तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। आया बात समझ में, अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, नहीं आया अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अभी समझो, याद देख लिया सबने, चलो। अब देखिए दूसरा जो होता है ना, अभी डेंसर मीडियम को लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। डेंसर मीडियम जो है यानी इसको बोलते हैं क्या, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यानी ये अपने आप से प्रकाश को जाने से रोकेगा, प्रकाश को जाने से क्या करेगा, जाने का विरोध करता है, या प्रकाश को जाने से रोकता है, वो इसलिए जाने देता है, ये जाने से क्या करेगा, रोकता है। यानी कब रोकेगा, तो यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, अपवर्तनांक याद रखिएगा क्या होता है, ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और इसका प्रकाशीय घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। क्योंकि इससे जब प्रकाश जाएगा तो ये प्रकाश को जाने से क्या करेगा, रोकेगा, कहेगा कि मत जाओ, और इसका अब रोकेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी प्रकाश की चाल जो है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप समझते हैं हम लोग, देखो अब हमारे पास मान लीजिए कि प्रकाश जो है ना, यहाँ पर दो मीडियम है, समझो, एक है हवा और एक है इधर पानी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है हीरा और इधर है हमारा कांच। अब बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5, इसका 2.42, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33 और इसका 1.0003 या 1 मान लीजिए। अब इस कंडीशन में बताइए दो मीडियम दिया हुआ है, यहाँ पर रेयर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चेक करना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो कैसा मीडियम है, विरल माध्यम है, रेयर है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा वो कैसा माध्यम है, सघन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में ये क्या है, सघन है, ये क्या है,
वो डिपेंड करता है कि हमारे पास मीडियम कैसा है। मान लीजिए बीच में हमें एक ऑप्शन दे रहा है ऐसे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पानी है, और इधर क्या है, हमारे पास कांच है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। आगे बात समझ में आप, हाँ या ना बोलो। अब जो डाउट है ऑप्टिकल ये डेंसर वगैरह में क्लियर हो गया सबको? अरे हाँ या बोलो, अभी भी क्लियर नहीं आता पूछ लो। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ना, इसलिए जब पानी से कांच में जाता है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया, आ गया समझ में? चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अब कंडीशन है पहला, हो गया, चला अब देखिए अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। विरल वाला कहेगा चलो निकलो, अभिलंब से ये क्या जाएगा, दूर जाएगा, कहेगा हमारा कोई इज्जत नहीं है, चलो निकलो यहां से फिर, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, ये इधर है, मान लीजिए हमारा पानी है, इधर हमारा क्या है, हवा है। अब बताओ सघन कौन सा है, विरल कौन सा है? पानी वाला कैसा है, सघन, ये डेंसर है, एंड ये कैसा है, रेयर है। अब यहां से प्रकाश जो है ना इंटर कर रहा है किधर, यहां से प्रकाश जा रहा है इधर, सघन से किधर, विरल में। अब जहां पर ये इंसिडेंट करेगा वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है, अभिलंब है। ये जब विरल में प्रवेश करेगा ना, ये अभिलंब से किधर जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी कि इधर से जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या करना, चलो यहाँ कोई इज्जत नहीं है, रुकिए ना रहा है हमको, क्या करेंगे, रुकिए चलो दूर, ये दूर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इनटू एफ होता है ना जी, फ्रीक्वेंसी तो ढीठ है, डेंसर से रेयर में जाएगा। ये बताओ जो आपका स्पीड है, स्पीड क्या होगा इसका, भागेगा, जल्दी जल्दी से निकलो यहाँ से, है ना। स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा जी, बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा बताइए। अरे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रहा है, एकदम मैंने हर चीज में करना पड़ेगा, ये जो है क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, आगे बात समझ में। और ये क्या होगा, तो अभिलंब की से दूर जाएगा, ये तो लिखा ही दिया। अब इसका अपोजिट वाला कंडीशन देखते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? करें आगे, 10-15 मिनट लगेगा इसमें, तो इसको खत्म कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री करेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से किधर, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन वाला क्या करेगा, उसको रोकेगा, एकदम फुल इज्जत देगा उसको, कहेगा रुक जाओ, जब इतना चलो मुड़ो किधर, अभिलंब की तरफ। यानी यहां पर जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी ये मान लीजिए हमारे पास पानी है और ये इधर है कांच, है ना, एक तरफ पानी एक तरफ कांच। अब बताइए यहाँ पर विरल कौन, सघन कौन, पानी कैसा है और ये कैसा है ना जी, तो विरल से सघन हो गया, इधर क्या था, सघन से विरल था। अब यहाँ पर देखो, ये बीच में यहाँ पर हमने क्या किया, ड्रॉ, अभिलंब या नॉर्मल। अब प्रकाश जो है लेकर चल रहे हैं प्रकाश को किधर से, विरल से सघन में, तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के गुण के कारण ये कहेगा चलो अभिलंब की तरफ चलते हैं। तो इतना इज्जत दे रहा भाई, कहाँ निकलोगे, है ना, रुक जाओ, तो धीरे धीरे अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इनटू एफ, फ्रीक्वेंसी तो ढीठ, विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की चाल का स्पीड क्या होगी, घटेगी, स्पीड घटती है, फ्रीक्वेंसी तो ढीठ है, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, घटेगा। यहां से खूब सवाल बनता है सर, बहुत सवाल पूछता है आपसे कि जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, ऐसा खूब सवाल बनता है आपसे। अब आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, पहले वो जा रही है पानी से कांच में, पानी से किधर जा रही है सर, कांच में, इसको अलग से बनाना तुम लोग, और कांच से फिर ये जा रही है हवा में। अब आपको बताना है इस कंडीशन में इसका स्पीड क्या, वेवलेंथ क्या, ऐसे भी बनेगा आपसे सवाल। तो यहां पे क्या होगा, पानी से कांच में जा रहा है, बढ़ेगा कि घटेगा ना जी, यहां पर घटेगा, और इस कंडीशन में फिर, और यहां पर, आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल पूछेगा कि अगर प्रकाश पहले कांच, पानी से कांच में और फिर कांच से हवा में प्रवेश करती है तो उसके फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं, उसके वेवलेंथ में क्या चेंज होगा, तो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, उसके स्पीड में क्या चेंज होगी, तो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। अपोजिट भी दे सकता है आपसे, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसे भी पूछेगा आप लोग कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका
एप्लीकेशन और फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? क्या हो गया? अच्छा, हाँ ये तो है। चलिए अब हम लोग चलें आगे। नोट में एक पॉइंट लिखना, कई बार आपसे सवाल पूछता है अगर प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो कितना बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो लिख लेना पॉइंट को नोट में। अगर किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है, प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार? 2 बार। कैसे बात करते हैं? प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। देखो चित्र में ही दिखा देते हैं आपको, चित्र में ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। लिखने के लिए टाइम देते हैं आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्मा। ये देखिए यहां पर देखो, ये जैसे प्रिज्म है ना? यहां पर देखिए आपका एक बार यहां पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, एक बार जब हवा से किसमें जाएगा? कांच में, और फिर कांच से फिर हवा में प्रवेश करेगा, है ना? एक बार जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो अपवर्तन हुआ, फिर हवा से कांच से हवा में प्रवेश किया तो दूसरी बार अपवर्तन हुआ। आगे बात समझ में? बस इतना ही आपको पता होना चाहिए इसमें। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, फिर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलेंगे। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, यही सवाल आपके पेपर में बनता है। पहला यहां पर एप्लीकेशन याद रखिएगा, कोई भी पानी वाला एग्जाम्पल होगा ना, पानी में पेंसिल का, छड़ का, है ना, कोई भी लकड़ी का टेढ़ा दिखना, है ना, पानी वाला जितना एग्जाम्पल होगा। ऑप्टिकल इल्यूजन, पानी में मछली का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना। इसलिए आपसे पूछता है कि अगर मान लीजिए कोई निशानेबाज है, कोई मछली मारने गया है और वो क्या कर रहा है, उसको तालाब में मछली दिख रहा है, तो वो कहां निशाना लगाए कि जाकर के मछली को वो लगे? मछली के वास्तविक गहराई से, मछली को जहां दिख रहा है उससे ऊपर, उससे नीचे, या एकदम उसी में? तो नीचे, है ना, कहे कि वो अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिख रहा है। तीसरा, पानी के टंकी का उठा हुआ मतलब कि पानी के टंकी के सतह का उठा हुआ दिखाई देना, टंकी के सतह का उठा हुआ दिखना। पानी में सिक्के का क्या हुआ? पानी वाला जितना है सब अपवर्तन। इसके बाद अगला, भाई पानी में स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के भी सतह का उठा हुआ दिखना, ये भी लिख लीजिएगा। अगला लिख लो, तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है? तो यहां पर याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद छठा याद रख लेना, सूर्य का सूर्योदय से, वास्तविक सूर्योदय से पहले, वास्तविक सूर्योदय से पहले, तथा जहां पर भी देखो इल्यूजन वाला बात होगा ना, वहां पर आपका क्या होगा? अपवर्तन। जहां पर भी भ्रम जैसी बात होगी वहां पर अपवर्तन होगा। वास्तविक सूर्यास्त के बाद दिखना। और यहां पर याद रखिएगा, ये पॉइंट लिख लेना, आप लोग लिखना है तो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो सूर्य है ना, अपने वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले दिख जाता है और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है। यानी कि सूर्य का जो सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है, वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? टोटल 4 मिनट का अंतर होता है। इस चीज को आप लोग अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा कि सूर्य जो है अपने वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है। और इसलिए वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्लास में हमारा लाइट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना? फिर सैटरडे एंड संडे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कवर करेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले। हो गया? अरे पढ़ देंगे, चलो ठीक है, ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं, ब्रेक देंगे ना, उस समय पढ़ देंगे, है ना? चलो अब देखो, एक कोई, समझना, एक कोई बर्तन है, इसमें आर गहराई तक, मतलब रियल डेप्थ जो है इसका, इसमें जो पानी फिल किया हुआ है, मान लीजिए आर डेप्थ तक क्या है, पानी या कोई भी द्रव फिल किया हुआ है, जो द्रव है उसका अपवर्तनांक कितना है? मान लीजिए म्यू है। इसमें आप कोई वस्तु रखते हैं, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है ना? तो ये आपको दिख रहा है कहाँ पर? थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। और मान लीजिए ये जो है गहराई क्या है? ए। यहाँ पर आर क्या है? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। ए क्या है आपका? आभासी गहराई। यहाँ पर इसके बीच में जो रिलेशन होता है ना, हल्ला मत करो, म्यू इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है? आर अपॉन क्या होता है? ए होता है। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिए, अगर किसी ग्लास में 10 सेंटीमीटर तक पानी फिल किया हुआ है, तो इसके सतह पर, यानी बॉटम, सतह पर यानी बॉटम पर, सतह पर रखा हुआ कोई सिक्का, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। सतह पर रखा हुआ कोई सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? ये है, इसे आप करो, फिर इसके बाद लेंगे हम लोग 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, पहले आप इसे करिए फटाफट।
देख लेते हैं, हमको भी पता नहीं है। सूर्योदय के समय लाल रंग का दिखना, हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या ये क्लास करके हो जाएगा? बिल्कुल महर जी, एक एक सवाल आप कर लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, है ना। अगर आपको किसी तरह का कोई दुविधा है तो उसके लिए जाकर के मॉक लगा लीजिए, है ना। तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, और 90% से ज्यादा इसको अगर आप कर लेते हैं तो समझिए ठीक है। आया कि नहीं आया जी? आ गया? इतना टाइम लगा इसमें, है ना, गजबे हो गया ये तो। अरे भैया, एक ग्लास है, इसमें क्या 10 सेंटीमीटर की गहराई तक, यानी आर आपको दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, यही है ना जी। म्यू पानी है, पानी का म्यू कितना, 4/3, यही है ना। आपको क्या निकालना है? आर माइनस ए निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? आर माइनस ए। तो यहाँ से पहले निकालो, आर म्यू इज इक्वल टू क्या, 4/3 बराबर क्या होगा? आर कितना, 10, 10 बटे क्या, ए कितना हो गया, 7.5 मीटर, यही आएगा। देखो 7.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? आपको आर माइनस ए निकालना है, तो कितना ऊपर दिखेगा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। सिंपल है। आया समझ में? नहीं आया, फिर से समझा देते हैं। अरे ये दिया था 10 सेंटीमीटर दिया था, हमको निकाले हम ए, तो हमको पता चला कि ये जो ए आया 7.5 सेंटीमीटर आया। लेकिन हम पूछे हैं कि यहाँ पर कितना सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि अगर ये 7.5 मीटर गहराई पर दिख रहा है, पहले से कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलिए, तो अब हम लोग लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट